नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नोज पर ही माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया है और यहां गंगा का पूजन किया है। मुख्यमंत्री के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को माघ मेला को लेकर सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और सुविधा संबंधी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की ही प्राथमिकता है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निरीक्षण और गंगा पूजन से माघ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन जो है वो भी मिला है। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की, इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफ़ी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी नमामि गंगे को, जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कारपोरेशन,
नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटोन ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 242 किलोमीटर की पाइप पेयजल यहाँ बिछाई जाएगी, जिसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। 85 किलोमीटर की सीवर लाइन भी बिछाने की कार्रवाई यहाँ पर होगी, जिससे कोई भी सीवर का एक भी बूंद कहीं गंगा जी में, यमुना जी में रिसाव न होने पाए। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर की एसटी, 360 किलोमीटर की एलटी लाइन इनके द्वारा बिछाई जानी है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 इनके टेम्परेरी सब स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ निरोधक उपाय करने के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की कार्रवाई यहाँ पे प्रारंभ की है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार के लिए 2 हॉस्पिटल 20-20 बेड्स के यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। 12 पीएचसी जो प्राथमिक स्वास्थ्य के हेल्थ सेंटर के रूप में यहाँ पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 1 वेक्टर कंट्रोल यूनिट, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना और 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे मेला प्राधिकरण के माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम करने के साथ ही नगर विकास के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जिसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सक्शन गाड़ियाँ, 3,000 सफाई कर्मी मेले के दौरान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। 7 सेक्टर बनाए गए हैं और 42 स्थानों पर अलग अलग रूट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी इस दौरान यहाँ पर तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक यहाँ तैनात किए गए। मेला पुलिस अधीक्षक की तैनाती हो चुकी है, उनके साथ एडिशनल एसपी, सीओज, इंस्पेक्टर्स की तैनाती और अन्य पुलिस कार्मिकों की तैनाती पहले एक चरण की हो चुकी है। शेष की वाराणसी के उत्तरी गंगा तट पर ही प्राथमिक अनुसंधान के दौरान ही एक दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग मिलने से इतिहासकारों और विशेषज्ञों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बलुआ पत्थर से ही निर्मित इस प्राचीन शिवलिंग को ही 9वीं और 10वीं शताब्दी के गुज्जर प्रतिहार काल का ही बताया जा रहा है और शिवलिंग के मुख पर ही शिव की शांत मुद्रा और जटा मुकुट, इसके साथ ही गोल कुंडल और सूक्ष्म नक्काशी इसकी कलात्मक विशिष्टता को भी दर्शा रहे हैं और मूर्ति का ही ऊपरी भाग जो है गोलाकार और लिंगाकार है और जबकि सामने उकेरा गया स्पष्ट शिव मुख इसे अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से ही महत्वपूर्ण बनाता है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह शिवलिंग प्रतिहार युग की ही उत्कृष्ट और इसके साथ ही शिल्प परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जिससे सौम्यता और इसके साथ ही स्थानीय कारीगरों को ही बारीक कलाकारी स्पष्ट झलकती है। गंगा तट पर ही ऐसे एक मुखी शिवलिंग का मिलना इस बात का संकेत है कि यहाँ प्राचीन काल में कोई सक्रिय शिव मंदिर या फिर कहे मठ अवश्य रहा होगा। और इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया है कि इस स्थल के ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण और संरक्षण का ही प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि इस महत्वपूर्ण खोज का व्यवस्थित अभिलेखन भी और इसके साथ ही अध्ययन भी किया जा सके।
एक दाह संस्कार के दौरान जब हम लोग गंगा तट पे गए थे, वहीं हम लोगों को ये दुर्लभ एकमुखी शिवलिंग मिले। ओवरऑल जो इसका एनालिसिस है वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर सचिन तिवारी, प्रोफेसर वसंत सिंधे और प्रोफेसर राकेश तिवारी। उनके अनुसार ये जो है वो 9वीं 10वीं सेंचुरी या उसके पहले की जो है वो एक मुखी शिवलिंग है। जो शिवलिंग है उसका वजन लगभग 12 किलोग्राम के आसपास है और जो योनिपीठ है उसका वजन 8 किलोग्राम के आसपास है। और इतना जो है वो बेहतरीन तरीके से जो मुख है शिव जी का वो सजावट है, जिसमें जटा मुकुट, बाएं तरफ जो है वो त्रिशूल का जो है वो कार्विंग है और दाहिने तरफ जो है वो डमरू लगा हुआ है। इसके साथ ही ये बलुआ पत्थर की बनी हुई है, रेड सैंड, इसको जो है वो एक अलग तरीके की आभा इसमें दिखती है। और हम गांव वालों ने जो है वो काफ़ी इस पे विचार विमर्श किया कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो उसके आधार पे ये एक सामूहिक निर्णय हुआ कि शिव जी को जो है वो एक NHMC में लोथल का एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना है, जहाँ की मैरीटाइम हेरिटेज के अलावा गंगा घाटी की सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। तो वहाँ के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वसंत सिंधे, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने इसको एज ए सेंट्रल ऑब्जेक्ट जो उनका गैलरी 5 जो मेन गैलरी है वहाँ रखने का निर्णय लिया। तो अब हम लोग परसों जो है 22 तारीख को इसको प्रोफेसर वसंत सिंधे सर खुद ही जनपद गोंडा के ही कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के गोरा बाजार में मौजूद अंबेडकर पार्क में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन में ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और क्षेत्र के विधायक अजय सिंह रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ही मंत्री और विधायक ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने विधायक अजय सिंह की प्रशंसा की है और कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए ही और जनता के लिए हमेशा सत्ता के गलियारों में संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। वहीं मंच में संबोधित करते हुए ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की सारी मलाई इन्हीं का परिवार खा रहा है। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, आपके विधायक हमारे भाई अजय सिंह जी उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि पता नहीं कितना आप लोग अपने विधायक जी को जानते हैं, लेकिन मैं तब से अजय सिंह जी को जानता हूं जब 2017 में मैं विधायक बना, मंत्री बना, तो इस इलाके के विकास के लिए, आप सब लोगों की समस्या के समाधान के लिए, आप सब लोगों के काम के लिए लखनऊ में सचिवालय में, सत्ता के गलियारों में हमेशा से जिनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा है, ऐसे भाई अजय सिंह जी मंच पर उपस्थित थे। आज उनकी कर्मभूमि पर, उनकी विधानसभा में, उनके इलाके में मुझे आने का सौभाग्य मिला, अपनों के बीच में कुछ बात रखने का अवसर मिला। मैं ऐसे नौजवान विधायक, जिसने बड़ा ही कम समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया, भाई अजय सिंह को उनकी धरती पर ही मैं बहुत स्वागत करता हूं, मैं बहुत अभिनंदन। जौनपुर के बदलापुर में बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। वीडियो में विधायक के कथित बयान को लेकर ही कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वीडियो में रमेश चंद्र मिश्र को ये कहते दिखाया गया है कि जो मृतक है और जो विपक्षी हैं उनके नाम मतदाता सूची से कटवाइए।
और इसी साथ ही आपको बताते चले कि इस बयान पर ही पूर्व कांग्रेस विधायक नदीम जावेद ने कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने रखी है। इसे लोकतंत्र, संविधान और मत अधिकार पर हमला बता दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने फेसबुक और इसके साथ ही एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता के साथ मिलकर इस लोकतांत्रिक पाप के खिलाफ ही जन आंदोलन खड़ा करेगी। और वहीं बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने इस वीडियो को फर्जी करार दिया है और कहा है कि इसे एआई तकनीक से काट छाट कर उनके कथन को ही गलत रूप से पेश किया गया है। हमने अपने जो हमारे समर्थक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि जो मृतक हैं उनका नाम किसी भी कीमत पे वोटर लिस्ट में ना आने पाए, इसका ध्यान रखिए। दूसरा, मैंने ये कहा था कि विपक्षी लोग, एक व्यक्ति का नाम 2 बूथों पर रहता है और ये लोग करते क्या है कि सुबह जो इनका दूसरा गांव रहता है वहां पर वोट डालते हैं और फिर शाम को अपने बूथ पर वोट डालते हैं। हमको इसकी चेक इन करनी है कि किसी भी विपक्षी व्यक्ति का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में न रहने पाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वहीं रामपुर जनपद में ही छाई घनी कोहरे की चादर ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दृश्यता बेहद कम देखने को मिल रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि वाहनों की ARTO राजेश श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से विशेष सावधानी भी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि धुंध के समय लो बीम हेडलाइट्स का भी प्रयोग करें और इसके साथ ही ओवर स्पीडिंग से बचें और सड़क पर वाहन दूरी बनाए रखें। साथ ही फॉग लाइट और इसके साथ ही इंडिकेटर का भी प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की सलाह दी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए ही रामपुर की ही CMO दीपा सिंह ने लोगों से मैं जनपद के समस्त जनपदवासियों से एक अनुरोध करूंगा कि आजकल कोहरे का टाइम है, तो सभी जनपदवासी जो है, अगर कोई बहुत ज़रूरत ना हो तो रात में कोहरे के टाइम धीमी गति से चलावें तथा लो बीम पर करके चलावें, जिससे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। साथ ही साथ अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगा लें और अपनी बैकलाइट जरूर उसको जो है ठीक करा लें, जिससे आगे और पीछे की जो है रोशनी से आने वाली गाड़ी को पता चल सके कि आगे कोई गाड़ी चल रही है या नहीं। देखिए, अभी इस समय जो है मौसम परिवर्तन का चल रहा है। सुबह शाम ठंड होती है, दोपहर में धूप निकलती है और काफ़ी तेज़ धूप निकलती है, तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इस समय। तो जिनको टेम्परेचर चेंज से एलर्जी है, टेम्परेचर वेरिएशन से एलर्जी है, वो लोग को इसमें बच के रहना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ उसमें रहें धूप में और एकदम से गर्म में, और रात में भी अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, कई बार मैंने देखा है कि टेम्परेचर 11-12 डिग्री पे आ जाता है, तो बाहर ना निकलें, ताकि सडन जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसको सहन करने से बचें। ऐसे लोगों को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी के बाद फिर उनको जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बाद। खबर वाराणसी से है, जहां पर एक निजी होटल पर गंभीर कार्रवाई की गई है। होटल पर बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद काशी जोन के ही भेलपुरू में थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार होटल में एशिया और यूरोप के देशों से ही आए कुल 10 विदेशी नागरिक रह रहे थे और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बाद में ही जब जांच की गई तो इनमें से केवल 8 लोगों से ही पासवर्ड बरामद हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि होटल संचालन बिना किसी आधिकारिक परमिशन के ही होटल चला रहा था और साथ ही फार्म सी की ही प्रोसेस का पालन नहीं किया गया था, जो विदेशी नागरिकों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देने के लिए अनिवार्य है। कल ये सूचना प्राप्त हुई थी जिसपे LIU की टीम, IB की टीम और लोकल पुलिस दयाल टावर जाके विजिट किया गया था, जांच की गई थी, जिसमें प्रकाश में आया था यह तथ्य कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए, बिना फॉर्म सी भरवाए विदेशी नागरिकों को वहां पे रोका गया है। इस सूचना पे, इस जांच के आधार पे थाना भेलूपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग थे और किनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें ये सूचना थी कि जो होटल के संचालक हैं, मैनेजर हैं, इन लोगों ने गलत तरीके से रोक रखा है, तो इसी सूचना पे
FIR भी पंजीकृत की गई है और जांच की जा रही है, सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है। सर कितने लोगों का पासपोर्ट मिला है, कुछ जानकारी मिली है, क्या हुआ है? और ये सूचना मिली थी कि 10 लोग रुके हुए हैं बिना तौर तरीकों को पूरा किए, बिना औपचारिकताओं को पूरा किए, अवैध तरीके से रोका गया है। इन सारे बिंदुओं की जांच विवेचना में की जा रही है। किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है? इसमें विदेशी अधिनियम के अंतर्गत, धोखाधड़ी के अंतर्गत जो धाराएं हैं। हाथरस के थाना सदर कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस अवसर पर ही डीएम अतुल वत्स और इसके साथ ही एसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने ही जन सुनवाई की और नागरिकों की समस्याओं को भी सुना है। जन सुनवाई के दौरान ही फरियादियों ने कई शिकायतें और समस्याएं रखी हैं। डीएम और एसपी ने इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए ही संबंधित अधिकारी को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की शिकायतों का निपटारा समय पर होना चाहिए और प्रशासन को ही जन सुनवाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यहाँ पे थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, मेरे द्वारा और अवतार साहब द्वारा इस कॉन्टेक्ट किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि थाना दिवस के जियो के हिसाब से जिस व्यक्ति में उपस्थित होना चाहिए, क्या वो सभी अधिकारियों यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी उपस्थित पाए गए। इसके अतिरिक्त यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। तो मुख्यतः समस्याएँ दो टाइप की थी। एक तो किराएदारी के विवाद को लेकर समस्याएँ थी यहाँ पर, तो उसको एक बार एग्जामिन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसके माननीय सिविल न्यायालय में काफ़ी केसेस चल रहे थे। जैसे हम लोग डील करके उसमें रिलीफ दे सकते हैं, तो उसको एक बार देखेंगे। और एक दो समस्याएं ऐसी आई जिसमें लोगों ने, क्योंकि शहर का थाना है, फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।